हेलो फ्रेंड्स, मैं अनीता भास्कर आप सभी लोगों का अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करती हूँ। तो पॉलिटिकल साइंस में यूनिट 1 है, चैप्टर 4 है अधिकार, राइट्स। ठीक है, तो आज हम ये पढ़ेंगे राइट्स, और दूसरा चैप्टर हमारा न्याय था, तीसरा चैप्टर, और ये है अधिकार। ठीक है, तो आशा करती हूँ वीडियो आपको पसंद आएगी और पूरी वीडियो जरूर देखिएगा, क्योंकि ये वाली वीडियो बनाने में थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगता है, मेहनत लगती है। और आशा करती हूँ कि आप पूरी वीडियो अवश्य देखेंगे और पसंद आएगी तो लाइक शेयर भी कमेंट भी जरूर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। और वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक जरूर करिएगा, कमेंट करिएगा, और नए हो अगर चैनल में तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, जिससे कि आपको नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। अधिकार, राइट्स। तो अधिकार जैसा कि व्यक्ति का वह दावा है जो वह समाज से प्राप्त करता है और उसे शासन द्वारा उसे लागू किया जाता है। लेकिन प्रत्येक दावा अधिकार नहीं हो सकता है। यानी व्यक्ति अधिकार व्यक्ति का दावा है कि वह समाज से प्राप्त करता है और शासन द्वारा उसे लागू किया जाता है, लेकिन प्रत्येक दावे का अधिकार नहीं कहा जा सकता है। अतः जो नैतिक दावा है वही अधिकार कहलाता है। अर्थ समझ लेते हैं एक बार। अर्थ क्या है? अधिकार मानव समाज में आधुनिक युग की देन है और मानवीय इतिहास में अधिकारों की प्राप्ति के लिए लंबा संघर्ष देखा गया है। लोग अपने अधिकारों के लिए लड़ते रहे हैं, आज भी लड़ रहे हैं। फ्रांसीसी व अमेरिकी क्रांति के परिणाम स्वरूप अधिकारों की घोषणा व्यापक रूप से की गई। ठीक है, व्यापक है, यहाँ पे अध्यापक हो गया है, तो व्यापक रूप से स्वीकृत हुई। माना गया है कि व्यक्ति जन्म से समान व स्वतंत्र है। व्यक्ति को जन्म से कुछ अधिकार प्राप्त हैं, जिसमें जीवन है, स्वतंत्रता है, सुख है। ठीक है, यानी जन्म से ही व्यक्ति को समान माना गया है और समान रूप से स्वतंत्र भी हैं, और व्यक्ति जन्म से उनको कुछ अधिकार मिले, जिसमें जीवन का अधिकार है, स्वतंत्रता का अधिकार है, सुख से जीने का अधिकार है। अधिकारों का अर्थ सामान्यतया व्यक्ति की उन मांगों अथवा दावे से हैं जो मांग करते हैं, जो दावे करते हैं, जिन्हें समाज स्वीकार करता है। राज्य द्वारा क्या किया जाता है? उसे संरक्षण प्रदान किया जाता है, क्योंकि राज्य द्वारा ही अधिकार सुरक्षित रह सकते हैं। अधिकारों के बिना मानव अपने व्यक्तित्व का विकास नहीं कर सकता है। मानव के व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास तभी होगा जब उसके पास स्वतंत्रता के साथ साथ उसके पास अधिकार भी होंगे, समानता होगी, तभी। ठीक है, कांट ने के शब्दों में प्रत्येक व्यक्ति स्वयं में साध्य है, किसी अन्य का साधन नहीं है। यानी व्यक्ति खुद में साध्य है, किसी अन्य का व्यक्ति साधन नहीं है। इसीलिए एक व्यक्ति की दूसरे व्यक्ति के लिए यंत्र की भांति प्रयोग में नहीं लिया जा सकता। ठीक है, किसी मशीन की तरह उन्हें प्रयोग में नहीं लिया जा सकता है। अधिकार सामान्यतः समाज में पाए जाते हैं और समाज से बाहर अधिकार नहीं हो सकती। इसीलिए वे दावे जिनकी समाज में स्वीकृति होती है, जिन्हें समाज स्वीकार करता है, जिसे समाज मान्यता प्रदान करता है, वे ही क्या होते हैं? अधिकार रूप में होते हैं। ये कांट कहते हैं। ठीक है, अधिकारों के बहुत सारे सिद्धांत हैं। तो पहला सिद्धांत हम पढ़ेंगे, प्राकृतिक अधिकारों का सिद्धांत। प्राकृतिक अधिकारों के सिद्धांत की बात की जाए तो लॉक का नाम आता है, जॉन लॉक। जैसा कि जॉन लॉक राज्य सरकार साधन व व्यक्ति के अधिकार साधन तथा राज्य सरकार का महत्वपूर्ण कार्य इन अधिकारों की सुरक्षा करना है, लॉक के अनुसार। और अधिकारों का पहला सिद्धांत जो है वो प्राकृतिक अधिकारों के सिद्धांत के रूप में विकसित हुआ है, और जिसका अभिप्राय है कि व्यक्ति को प्रकृति से अधिकार मिले, नेचर द्वारा उन्हें अधिकार प्रदान किए गए हैं, और यह अधिकार व्यक्ति को ईश्वर द्वारा प्रदान किए गए। एक तरीके से ईश्वर प्रदत्त है, नेचर। ठीक है, नेचर जो है, प्रकृति है, जो उसे ईश्वर की देन ही माना जाता है। हर चीज, बहुत सारी चीजें हैं जो ईश्वर ने प्रकृति में आपको मिलती हैं, जो हमें लगता है कि ऐसा तो हो ही नहीं सकता है, कैसी है, अनोखी अनोखी चीजें आप देखते हैं। तो ऐसा माना जाता है कि जो यह अधिकार है व्यक्ति को ईश्वर द्वारा प्रदत्त है, राज्य और सरकार द्वारा नहीं। यानी राज्य और सरकार ने व्यक्ति को कोई अधिकार नहीं दिया है, जो भी ये अधिकार है सब प्रकृति ने दिया है, ईश्वर ने दिया है। और यह तो सिर्फ राज्य का है, एक साधन है जिनके द्वारा क्या होता है, इन अधिकारों की क्या की जाती है? उनके द्वारा रक्षा की जाती है। अतः लॉक ने प्राकृतिक अधिकारों का सहारा लेकर सीमित राज्य, ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन बनता है यहाँ से, सीमित राज्य की संकल्पना किसने की?
तो इसने लॉक ने प्राकृतिक अधिकारों का सहारा लेकर सीमित राज्य की कल्पना की और लॉक के अनुसार जीवन, स्वतंत्रता तथा संपत्ति, ठीक है, तीनों चीज के अधिकार क्या है वो जन्मजात है, लॉक कहता है, और ये प्राकृतिक अधिकार है। जिसमें संपत्ति के अधिकार को सबसे मुख्य माना, वह उसमें जीवन व स्वतंत्रता के अधिकार को उसने सम्मिलित कर दिया। ठीक है, संपत्ति के अधिकार को मुख्य माना, जीवन स्वतंत्रता को उसमें सम्मिलित किया संपत्ति के अधिकार में। ठीक है, अमेरिका में जेफरसन व मेडिसन द्वारा जॉन लॉक की इन मान्यताओं का संवैधानिक मान्यताओं को आधार प्रदान किया गया और प्राकृतिक अधिकारों के द्वारा लॉक ने निरंकुश राज्य के बजाय संसद की शक्तियों का समर्थन किया। ठीक है, आलोचना। अब हम इसकी आलोचना करेंगे, प्राकृतिक अधिकारों का जो सिद्धांत है उसकी आलोचना के अनुसार रिची के अनुसार प्राकृतिक शब्द जो है को परिभाषित करना ही कठिन है। यानी जो नेचर है, प्राकृतिक शब्द है, प्रकृति है, उसको परिभाषित ही नहीं किया जा सकता, ये कहते हैं रिची। इसीलिए यह सिद्धांत क्या है, अत्यधिक भ्रम उत्पन्न करता है। प्राकृतिक शब्द अपने आप में अस्पष्ट है, इन्होंने कहा। जैसे कि दास प्रथा की बात की जाए, दास प्रथा को प्राकृतिक माना गया जबकि कुछ ने अप्राकृतिक माना। ठीक है, लेकिन दास प्रथा को अगर प्राकृतिक मान लिया तो इसका माने वो चीजें अधिकार है, वो होना चाहिए, लेकिन नहीं, आज के समय में तो बिल्कुल नहीं, अमानवीय घटना थी ये चीजें। तो कुछ लोगों के अनुसार पुरुषों और स्त्रियों में, महिलाओं के मध्य भी प्रकृति से ही समानता कुछ लोग मानते हैं, जबकि बहुत सारे लोग हैं जो इसे अस्वीकार करते हैं। और कुछ के अनुसार निजी संपत्ति प्राकृतिक अधिकार है, जबकि कुछ इसका खंडन भी करते हैं। ठीक है, तो ये है आलोचना। और प्राकृतिक अधिकारों में वर्णित अधिकार परस्पर यानी आपस में विरोधी प्रतीत होते हैं और फ्रांसीसी क्रांति में स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व को मानवाधिकार के रूप में चित्रित किया गया, जबकि व्यवहारिक रूप में तीनों एक दूसरे के विरोधी भी प्रतीत होते हैं। और प्राकृतिक अधिकारों की बात की जाए तो इसकी सबसे बड़ी जो विसंगति है वह यह है कि व्यक्ति के अधिकारों को समाज से पहले व पृथक मान लिया गया, यानी समाज से पहले ही मान लिया गया, और जबकि वास्तविक रूप में व्यक्ति के अधिकार समाज में ही सम्मिलित है, वो समाज से पृथक नहीं है। प्रत्येक अधिकार के साथ कर्तव्य भी जुड़े होते हैं। ये आलोचनावाद द्वारा ये चीजें कही जा रही हैं। ठीक है, तो पहला हो गया प्राकृतिक अधिकार। अब दूसरा हम पढ़ेंगे वैज्ञानिक अधिकारों का सिद्धांत, दूसरा पॉइंट। ठीक है, तो वैज्ञानिक अधिकारों का सिद्धांत क्या कहता है अधिकार के बारे में। ठीक है, बेंथम के ने प्राकृतिक अधिकार को असंगत मानकर विधि के शासन का समर्थन किया। एडमंड बर्क ने भी प्राकृतिक अधिकार का समर्थन नहीं किया और राज्य की संकल्पना का विस्तार किया। और इस सिद्धांत की मान्यता के अनुसार अधिकार क्या है, राज्य की देन है। यानी जो वैज्ञानिक अधिकार, उनके अनुसार अधिकार राज्य की देन है, प्राकृतिक नहीं है। राज्य द्वारा प्रदत्त अधिकार अधिकार कहलाते हैं। यह न तो मनुष्य को जन्मजात प्राप्त है और न ही व्यक्ति में यह अंतर्निहित ही है। तो ये कहते हैं कि ये प्राकृतिक अधिकार नहीं होते हैं, राज्य जो है अधिकारों को प्रदान करता है, राज्य देता है। वैज्ञानिक अधिकारों का सिद्धांत प्राकृतिक अधिकारों का विरोधी है, विरोध करता है। बेंथम ने प्राकृतिक अधिकारों को अनर्थकारी कहा, बकवास कहा व निर्थक कहा है। ठीक है, ये भी क्वेश्चन बनता है कई बार कि किसने प्राकृतिक अधिकारों को अनर्थकारी, बकवास व निर्थक कहा है, तो है बेंथम। ठीक है, ये भी ध्यान रखें। तो बेंथम ने प्राकृतिक जो अधिकार हैं उनको अनर्थकारी, बकवास व निर्थक कहा और प्रत्येक अधिकार राज्य द्वारा निर्मित होते हैं। और बेंथम ने राज्य द्वारा निर्मित अधिकारों को ज्यादा महत्व दिया। और जैसा कि बेंथम आप जानते हैं कि उपयोगितावादी विचारक हैं ये। ठीक है, बेंथम उपयोगितावादी विचारक हैं जिन्होंने सुख और दुख की परिभाषा दी, अधिकतम सुख अधिकतम दुख। और जो है उसने न केवल प्राकृतिक अधिकारों को अस्वीकार किया अपितु विधि के द्वारा ब्रिटेन में सामाजिक सुधारों का समर्थन किया बेंथम ने, जेरेमी बेंथम। आलोचना की जाए तो वाइल्ड के अनुसार विधि द्वारा अधिकारों का निर्माण नहीं होता है, वाइल्ड कहते हैं, बल्कि विधि के द्वारा अधिकारों को पहचान प्रदान की जाती है और उनका संरक्षण किया जाता है, उनको संरक्षित किया जाता है। अधिकार सदैव विद्यमान होते हैं, ये कहते हैं वाइल्ड, और उन्हें चाहे दर्जा प्राप्त हो या ना हो लेकिन वो हमेशा
विद्यमान होते हैं, अधिकार सदैव ये कहते हैं। इसीलिए वे लागू होते हैं कि क्या वे अधिकार हैं, इसलिए लागू होते हैं कि क्या वे अधिकार हैं, न कि वे लागू होते हैं कि वे अधिकार हैं जो क्रियान्वित होते हैं या जो जिनका क्रियान्वयन किया जाता है, वह अधिकार नहीं होते हैं। इसीलिए अधिकारों की वैधानिक व नैतिक मान्यता दोनों आवश्यक है। और यह कहना कि राज्य अधिकारों का एकमात्र निर्माता है, ये कहते हैं कि असंगत है, क्योंकि कुछ व्यवहारिक बाधाएं प्रत्येक समाज में पाई जाती हैं, जैसे परंपरा, ठीक है, इतिहास और वह नैतिकता, इनमें भी अधिकार प्राप्त होते हैं, केवल विधि से ही अधिकार नहीं प्राप्त होते हैं, ये कहते हैं, ठीक है, वाइल्ड। तीसरा है पॉइंट, अधिकारों का ऐतिहासिक सिद्धांत। ठीक है, पहला प्राकृतिक अधिकारों का सिद्धांत, दूसरा वैज्ञानिक अधिकारों का सिद्धांत, तीसरा है अधिकारों का ऐतिहासिक सिद्धांत। तो इस सिद्धांत के अनुसार मनुष्य को अधिकार इतिहास, परंपरा या मान्यता से प्राप्त है, ना कि समाज या राज्य से। एडमंड बर्ग ने इस सिद्धांत का समर्थन किया है और अधिकारों के ऐतिहासिक सिद्धांत को एक वाक्य में व्यक्त किया जा सकता है कि इतिहास अधिकारों का निर्माण करता है। एक वाक्य में अधिकार परंपराओं के ठोस रूप, यानी जो परंपराएं हैं, जो प्रथाएं हैं, वो धीरे धीरे अधिकार बन जाती हैं। राज्य उनको मान्यता और समर्थन देने लगता है, क्योंकि यह लंबे समय तक विद्यमान होती हैं, ये परंपराएं लंबे समय तक चली आ रही होती हैं, तो ये धीरे धीरे अधिकार बन जाती हैं और अधिकारों का रूप धारण कर लेती हैं ऐतिहासिक सिद्धांत के अनुसार। रिची के अनुसार लोगों के अधिकार मूलतः परंपराओं से प्राप्त हैं, चाहे वह सत्य हो या असत्य हो। अतः परंपराएं प्राथमिक या आदिमकालीन विधि हैं, जिन्हें हम प्राकृतिक अधिकारों के रूप में स्वीकार करते हैं, और वे भी वस्तुतः परंपरा के ही हुए परिणाम होते हैं। यानी जो परंपराएं चली आ रही होती हैं, प्रथाएं चली आ रही होती है, उसे हम धीरे धीरे स्वीकार कर लेते हैं, जो अधिकार का रूप ले लेती हैं। एडमंड बर्ग ने अधिकारों के ऐतिहासिक सिद्धांत का पूर्ण समर्थन किया है। किसने? एडमंड बर्ग ने। वह प्राकृतिक अधिकारों का आलोचक था, ये प्राकृतिक अधिकारों का आलोचक थे, लेकिन इन्होंने ऐतिहासिक अधिकारों को इन्होंने समर्थन दिया, क्योंकि प्राकृतिक अधिकारों की संकल्पना समाज या राज्य के बजाय व्यक्ति को प्राथमिकता प्रदान की गई है, सामाजिक प्राकृतिक अधिकारों में, बर्ग कहते हैं। अतः बर्ग ने गौरवमयी अंग्रेजी क्रांति की प्रशंसा की, जिसे गौरवपूर्ण क्रांति के नाम से जाना जाता है, और क्योंकि यह इस क्रांति को परंपराओं पर आधारित क्रांति मानता था, जबकि फ्रांसीसी क्रांति व्यक्ति के अमूर्त अधिकारों पर आधारित, इसलिए वो फ्रांसीसी क्रांति का वो विरोधी था, एडमंड बर्ग। ठीक है, और आलोचना, यह कहना कि हमारे सभी अधिकार परंपराओं से प्राप्त हैं, अतिशयोक्ति पूर्ण है, कथन कहा जा सकता है, बढ़ा चढ़ाकर कहने वाली बातें हैं, इनका कहना है। क्योंकि हॉकिंग ने कहा है कि क्या दास प्रथा, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कि क्या जो दास प्रथा थी वो क्या सही थी, क्वेश्चन मार्क है, कि जो दास प्रथा थी क्या वो सही थी, जब इसका औचित्यपूर्ण रूप में प्रयोग होता था। यानी पहले एक तरीके से एक परंपरा थी, शासक होते थे, राजा होते थे, दास खरीदते थे। आपने सल्तनत काल देखा, दास वंश एक है, गुलाम वंश जिसे कहा जाता है, तो उसमें जो भी थे वो गुलाम वंश के लोग शासन करते थे। ठीक है, कुतुबुद्दीन ऐबक हो गया, बलबन हो गया, ठीक है, ये सब गुलाम वंश के शासक थे, क्योंकि वो उन्हें खरीदा गया था और वो जो है खरीद कर यहाँ लाया गया था। तो क्या यह सही था? नहीं। तो दास प्रथा भी एक पहले परंपरा ही तो थी। तो ये कहना है कि क्या, हॉकिंग कहते हैं कि क्या दास प्रथा सही थी जब इसका उचित रूप में प्रयोग होता था? दास प्रथा का प्रयोग परंपरा के आधार पर किया गया, हम इसे अधिकार नहीं मान सकते हैं। जो चीज गलत है उसे हम अधिकार नहीं मान सकते, यानी परंपरा तो थी लेकिन गलत थी। भारत की बात की जाए तो भारत में सती प्रथा, बाल विवाह, छुआछूत, अस्पृश्यता जिसे कहते हैं, जैसी परंपराओं को अधिकारों की श्रेणी में नहीं रखा जा सकता। और अगर इस बात की जाए कि शुरुआत से परंपरा थी कि जो शूद्र थे उन्हें ब्राह्मणों द्वारा, उच्च जातियों द्वारा उन्हें परेशान करना, उन्हें उनके साथ भेदभाव करना, बहुत सारी चीजें थी, छुआछूत आदि बहुत बुरी दशाएं थी, तो क्या उसे सही ठहराया जाए कि नहीं वो परंपरा चली आ रही थी, प्रथा चली आ रही थी? नहीं। तो उन्हें क्या अधिकारों की श्रेणी में रखा जा सकता है? तो बिल्कुल नहीं रखा जा सकता। अतः प्रत्येक, इनका कहना है कि प्रत्येक क्या परंपरा जो है, क्या उन्हें अधिकारों का दर्जा देना तार्किक है?
ठीक है, तो उनका कहना है कि प्रत्येक परंपरा को अधिकारों का दर्जा नहीं दिया जा सकता, यानी अधिकारों का उन्हें दर्जा देना अतार्किक भी है और असंगत भी है। ठीक है, तो राइट ऑप्शन यहाँ पे ये चीज है, तार्किक, अतार्किक और असंगत। ठीक है, ये हमने पढ़ा ऐतिहासिक सिद्धांत। चौथा हो गया सामाजिक उपयोगिता का सिद्धांत। ठीक है, सामाजिक उपयोगिता के सिद्धांत की बात की जाए तो वस्तुतः इस सिद्धांत का आधार बेंथम के विचारों में ही देखा जा सकता है। जेरमी बेंथम के अनुसार समाज में अधिकतम व्यक्ति को अधिकतम सुख प्राप्त होने चाहिए। ठीक है, यानी अधिक से अधिक व्यक्तियों को सुख मिले, लेकिन जो अल्पसंख्यक कहे जाएंगे, जो कम व्यक्ति होंगे, उनको अगर दुख मिल रहा है तो कैसे कहा जा सकता है कि वह राज्य जो है वो सुखी है। ठीक है, अगर 50 में से 30 लोग सुखी हैं और 20 लोग दुखी हैं तो क्या उसे कहा जाएगा कि हाँ नहीं वो सब सुखी हैं। ठीक है, तो अधिकतम व्यक्तियों का अधिकतम सुख का आशय सामाजिक कल्याण है, इन्होंने कहा, क्योंकि अधिकार सामाजिक कल्याण की वे परिस्थितियां हैं जो सामाजिक रूप में उपयोगी हैं। इसीलिए बेंथम ने ब्रिटेन में प्रत्येक क्षेत्र में सुधारों का प्रबल समर्थन किया जो विधि, शिक्षा, जेल व प्रशासनिक सुधार से संबंधित थे। अतः अधिकारों को वास्तविक रूप में सामाजिक दृष्टिकोण से परिभाषित किया जा सकता है, लेकिन वैधानिक या ऐतिहासिक दृष्टिकोण से नहीं। ठीक है, इन्होंने ये कह रहे हैं कि सामाजिक दृष्टिकोण से परिभाषित किया, लेकिन जो हमने अभी वैज्ञानिक ऐतिहासिक ये देखा पढ़ा सिद्धांत, इसके द्वारा नहीं किया सकता, ये कहते हैं बेंथम। जो अधिकार व्यक्ति को प्राप्त हुए उनकी सामाजिक उपयोगिता है, इसीलिए कोई भी अधिकार असीमित रूप में स्वीकार नहीं किया जा सकता। व्यक्ति को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार दिया जाता है। ठीक है, अभिव्यक्ति की आजादी मिलती है, संविधान में भी हमारे है 19 से 22 तक जो है स्वतंत्रता का अधिकार, उसमें अभिव्यक्ति की आजादी है, यानी आपको अपने मन की बातें कहने, बोलने या किसी बात का विरोध करने, या सरकारी तंत्र है किसी चीज का एक वांछित तरीके से आप कर सकते हैं। अभिव्यक्ति की आजादी का मतलब ये नहीं कि आप किसी को कुछ भी कह दें, उसके भावनाओं को चोट पहुंचाएं। ठीक है, अभिव्यक्ति अपनी बात कहने का अधिकार है, लेकिन कोई उसका तरीका या उसका जो है जो भी व्यू है वो सही होना चाहिए। तो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार दिया जाता है, लेकिन समाज के हित में इस पर प्रतिबंध आरोपित होते हैं, क्योंकि प्रतिबंध लगना जरूरी है। अगर प्रतिबंध नहीं लगेगा तो व्यक्ति किसी को कुछ भी कह सकता है, बोल सकता है। तो इसका मतलब ये नहीं कि अभिव्यक्ति का आजादी का कि आप किसी को भी सीमा से पार कुछ भी कह दें। एक सीमा में रह के मर्यादित तरीके से ही आप चीजों को, अपने अभिव्यक्ति की आजादी कर सकते हैं, अपनी बातें विचारों को आप रख सकते हैं। ठीक है, अपने मुद्दों को उठा सकते हैं। ठीक है, तो भारतीय संविधान ने जिन अधिकारों को स्वीकार किया उनकी सामाजिक उपयोगिता निर्विवाद है, और इस सिद्धांत के अन्य समर्थक रूस के पाउंड और वह चाफी हैं। अब हम थोड़ा सा आलोचना देखेंगे। आलोचना करें तो सामाजिक कल्याण शब्द अनेकार्थी व भ्रामक है, इसकी भी बुराई चल रही है, क्योंकि इसका अभिप्राय अधिकतम लोगों का अधिकतम सुख या बहुमत का हित या वह सामान्य हित है जिसमें लोग समर्थन करें, जिसका लोग। ठीक है, दूसरी सबसे बड़ी कमी देखी जाए तो सबसे बड़ी कमी यह है कि यह व्यक्तिगत अधिकारों को संकुचित करती है, क्योंकि सामाजिक कल्याण के नाम पर व्यक्तिगत अधिकारों को सीमित किया जा सकता है। सामाजिक कल्याण के नाम पर जो व्यक्ति के अधिकार होते हैं उनको सीमित कर दिया जाता है। ठीक है, कि यह सबके कल्याण के लिए है, समाज के कल्याण के लिए है, और इसमें जो अल्पसंख्यक होते हैं उनके जो हित होते हैं उनकी क्या होती है, अनदेखी होती है। ठीक है, तो ये हो गया सामाजिक अधिकारों की भी आलोचना। और इसके बाद अभी और भी 2-3 अधिकार हैं जो नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाऊंगी, और आशा करती हूँ आपके लिए वीडियो हेल्पफुल रही होगी, आपको पसंद आई होगी, और पसंद आई प्लीज लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और नेक्स्ट वीडियो में फिर अभी यही वाला टॉपिक चलेगा, अधिकार, और नेक्स्ट फिर हम देखते हैं और पढ़ते हैं। और वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट करिएगा, चैनल पे जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर नए हुए तो। और नेक्स्ट वीडियो मिलती हूँ आप सभी से, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।